सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। यौम मज़दूर मनाने के कुल हुकूमती इंतज़ामात, चंद तकरीबात और कुछ खूबसूरत पैगामात, मेहनत कशों के कैसे बदलें फिर हालात, जिसकी वजह से मिलती है सबको रोटी, उस किसान की ज़िंदगी किसने अजीरन कर दी, और मज़ाहमत, मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात, फिर कैसे बदलेंगे सियासी हालात। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की पहली खबर के साथ। आज जैसा कि आपको पता है कि 1 मई की छुट्टी सबने मना ली, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन हुआ क्या और ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। सितम ये देखें कि जिनके नाम का ये दिन मनाया जाता है, छुट्टी दी जाती है, उनका ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजरता है, यानी उन्हें कोई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो छुट्टी कर लें तो उन्हें पता है कि फिर उनके बच्चों के खाने पीने की भी छुट्टी हो जाएगी। शायद कुछ लोग जानते हों कि इस दिन के पीछे आखिर तारीख क्या है, हकीकत क्या है, दिन मनाया क्यों जाता है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको ज़रा बताना चाहूँगी कि 1 मई उन मज़दूरों की याद में मनाया जाता है जो आज से 138 साल पहले मज़दूरों के हकूक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए हैं। ये वाक़या 1 मई 1886 को अमरीका के शहर शिकागो में पेश आया, जहाँ मज़दूर अपने मुतालिबात के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे। अच्छा, मुतालिबात थे क्या? ये मुतालिबात ये थे, ज़रा सुनिएगा। सबसे बड़ा मुतालिबा इनमें से ये था कि इनके काम करने के जो औकात हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। उस वक्त जो सरमायादार हैं ना, वो मज़दूरों का हर मामले में इस्तेहसाल कर रहे थे। काम पर आने का जो वक्त था वो मुकर्रर था, लेकिन छुट्टी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता था, यानी 12, 14 बल्कि 18 घंटे तक मज़दूरों से काम लिया जाता था, मगर मज़दूरी जो तयशुदा थी वही मिलती थी, ज़्यादा नहीं मिलती थी। बस फिर इन मज़दूरों का एक बड़ा मुतालिबा ये था कि उनके काम के जो औकात हैं उनको कम से कम 8 घंटे कर दिया जाए। और इस पर जो फैक्ट्री मालिकान है उन्होंने पुलिस बुला ली, जिसने मुजाहरा करने वाले मज़दूरों पर फायरिंग की और इससे कई मज़दूरों की जान चली गई। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उन मज़दूरों को, मज़दूर रहनुमाओं को, जिन्होंने इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा और आखिर अपना ये मुतालिबा मनवा कर ही दम लिया। मगर फिर भी एक और सितम, वो ये कि पूरी दुनिया में इन्हीं शोहदाए शिकागो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दिन तो मनाया जाता है, मगर इससे बढ़कर कुछ होता नहीं है। इस दिन मज़दूरों के हक़ में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिसमें जो लोग डिस्कशन करते हैं वो मज़दूरों के हक़ में बड़ी खूबसूरत तकारीर करके जाते हैं। हुक्मरान जो हैं मज़दूरों की मराद के लिए लच्छेदार बयानात जारी करते हैं, लेकिन इससे आगे अमली तौर पे प्रैक्टिकली करते कुछ नहीं है। अब आप देख लें कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए। आए दिन जो फैक्ट्री हैं वहाँ पर हादसात होते हैं और उनमें जो मज़दूरों की जो हलाकत की ख़बरें आती हैं, और उम्र भर के लिए कुछ लोग जो हैं वो माजूर भी हो जाते हैं, कुछ दुनिया से चले जाते हैं। अब कान को नहीं करते हुए मज़दूरों की जो हलाकत की ख़बरें आपने भी कितनी बार सुनी होगी, मगर इनसे बचाव के लिए क्या कोई इक़दामात, कोई कवानीन पर आपने देखा कि कोई सख्ती की गई हो? और पाकिस्तान में जो तकरीबन 62 मिलियन के करीब, 62 मिलियन के करीब मज़दूर हैं, जिनकी अक्सरियत टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में काम करती है। अब ये वो सेक्टर्स हैं जिनका पाकिस्तान की बरामदात में 70% हिस्सा है, 70%। जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है वो भी इसी सेक्टर से, इसी शोबे से आता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहूँगी, आपको बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा मज़दूरों के हवाले से इसी शोबे की हालत ख़राब है। और इसकी वजह क्या है? यही कि यहाँ जो लेबर कवानीन है वो हैं, कवानीन तो है लेकिन अमल ना होने के बराबर है। तो उस कानून का क्या फ़ायदा जिस पर अमल ही ना हो। जुल्म ये है कि हम हर चीज़ में मगरिब के पीछे चलते हैं कि मगरिब ने किया तो हम भी करेंगे। तो ये जो मज़दूरों के दिल ये दिन मनाया जाता है, ये भी रस्म वहीं से शुरू हुई। हमने कहा हम भी मनाएंगे, मगर असल सवाल वहीं का वहीं, इसका जवाब कोई नहीं देता कि मज़दूर के मसाइल हल कौन करेगा। क्या किए हल, किसने किए हैं? मैं मज़दूरों से पूछती हूँ, उन बेचारों के हल हुए मसाइल? नहीं हुए ना उनके मसाइल हल। बतौर मुसलमान कभी हमने दीन इस्लाम की तालीमात को देखा ही नहीं है। हम बात करते हैं, अमल नहीं करते। इस्लाम ने मेहनत कश को बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मुकाम अता किया है। मज़दूर को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन मैं खुद झगड़ूंगा, और उनमें से एक वो होगा जिसने किसी से काम करवाया मगर उसे मजदूरी पूरी अदा नहीं की, और मेहनत कशों की जो उजरत है उसके हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कितना अच्छा एक उसूल बनाया कि मेरी तनख्वाह एक मज़दूर की उजरत के बराबर कर दो, अगर उसमें मेरा गुजारा नहीं हुआ तो मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूँगा। ये है हल मज़दूर के तमाम मसाइल का। वरना ये जो मज़दूर डे है उस पर मज़दूरों के साथ आप जितनी मर्ज़ी सेल्फियाँ बना लें, जितनी मर्ज़ी तकरीबात सजा लें, रैलियाँ निकाल लें, बड़े बड़े दावे कर लें, बड़ी बड़ी बातें करें, लच्छेदार बयानात दे दें, लेकिन होने वाला जब तक प्रैक्टिकली आप इस्लाम की तालीमात को समझते हुए उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे। हम मज़हब की बात करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। आप पढ़ें कितना आसान हल है, लेकिन उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे हुक्मरानों से आज मैं गुजारिश करती हूँ कि अब अगली बार जब हम मज़दूर डे मनाएं, जब अगला 1 मई इंशाल्लाह हम देखें, तो उसमें फिर मज़दूरों के लिए बहुत काम हुआ हो कि मज़दूर भी आपको दुआएं दें। अच्छा, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने निगरां दौरे हुकूमत में जो गैर ज़रूरी ख़रीदी गई गंदुम है उसकी तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो गैर ज़रूरी तौर पर दरामद की गई गंदुम वाला मामला है जो बड़ा ज़ेर बहस रहा, उसका नोटिस ले लिया है, बल्कि नोटिस नहीं लिया, कार्रवाई का आगाज़ कर दी है, तहकीकात की मंजूरी दे दी है कि जी वो कौन सा बड़ा मुआशी फ़िलासफ़र था जिस मुल्क में गंदुम की बम्पर क्रॉप होने की प्रिडिक्शन पेश गोई देखकर भी गैर ज़रूरी तौर पर यूक्रेन से गंदुम दरामद करने का एहतमाम किया। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसकी प्रॉपर जो तहकीकात हैं उसकी मंजूरी दी है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से हो जाएगा, अगर होना तो चाहिए। अच्छा, मेंबर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है मियां मुश्ताक साहब, वो तहकीकात मुकम्मल करके प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे। अब बताया क्या जा रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा कि जी जो मियां मुश्ताक साहब हैं उनकी FPSC में 13 महीने सर्विस बाकी रहती है, तकरीबन 1 साल, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अच्छा, अब दूसरी जो तहकीकात का फैसला जो किया गया वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से, मेरे ख्याल से बेहतरीन और अच्छा इक़दाम है, इस पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अच्छा, मैं मशवरा देना चाहूँगी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब आप इस मामले पर ख़ुद नज़र रखें और जल्द से जल्द इसको अंजाम तक पहुँचा दें, ये ना हो कि लटका रहे। और मुखालिफिन, ज़ाहिर बात है, वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फ़ैसला PDM दौर में इसहाक डार साहब ने किया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये 2 दिन पहले दानियल अजीज़ साहब एक दावा कर चुके हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था, परसों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, कि जिस मीटिंग में ये मंजूरी दी गई थी वो उसमें खुद मौजूद थे, और उनके मुताबिक ये जो फैसला था दानियल अजीज़ साहब के मुताबिक वो इसहाक डार साहब का था। लेकिन अब तक इसकी जो हैसियत है सिर्फ एक इल्ज़ाम की है। ज़ाहिर बात है, जब तक साबित नहीं होता इल्ज़ाम होता है, फिर तहकीकात होती हैं, तहकीकात होंगी, फिर ही सच सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि ज़राअत दुश्मन, किसान दुश्मन, ये फैसला आखिर किया किसने था और क्यों किया था। और इसहाक डार साहब को तो शहबाज शरीफ साहब डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म बना चुके हैं। दूसरी जानिब गंदुम की जो सरकारी खरीदारी है वो ना होने पर किसान जो है आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। और ख़बर यह है कि गंदुम की जो ख़रीदारी है उसके मामले पर पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय नहीं पा सके हैं। सूबाई महकमा ज़राअत का ये बताना है, उनके ज़राए का ये कहना है कि छोटे किसानों को ये जो किसान कार्ड है उसके ज़रिए चंद दिन बाद इमदाद देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल एक है कि क्या ये इमदाद किसानों की तकलीफ़ों का, किसानों के दुखों का मुदावा करने के लिए काफ़ी भी होगी। फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़ती दुआएं कर रहे हैं कि हुकूमत और किसानों में मामलात ना ही तय पाएँ और ये लोग किसानों का खूब इस्तेहसाल कर सकें। अब पंजाब हुकूमत ने गंदुम की जो इमदादी कीमत है उसको 3900 के करीब मुकर्रर कर दी है, 3900 के करीब तकरीबन। लेकिन माफिया जो है वो किसानों में अफवाहें फैलाकर, बाकायदा रूमर्स फैलाई जा रही हैं, उन्हें आने वाले वक्त से डराया जा रहा है और डरा कर कम से कम कीमत पर गंदुम की खरीदारी की कर रहा है। अब ऐसे में पंजाब हुकूमत को किसानों की जो मदद है उसके लिए फौरी फैसला करना चाहिए, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, ताकि अपने हक़ के लिए एहतजाज करने वाले जो किसान हैं उनकी गिरफ्तारियाँ, अब तक की जो इतलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान पंजाब भर में तकरीबन 1000 से ज़्यादा किसानों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब देखें कितनी बड़े तादाद में गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं
और पुलिस की तरफ से किसानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही काबिल अफसोस है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने जो हुकूमत की बेहिसी कह लें, इसी बेहिसी के ख़िलाफ़ जुमेरात से तमाम जो अजला हैं उनमें मुजाहिरों का ऐलान किया है, और अब यकीनी तौर पे किसान जो इनमें गम गुस्सा पाया जाता है, और किसानों का ये कहना है कि वो अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रख कर एहतजाज करेंगे। अब सच्ची बात ये कि जो ये मेहनत कश हैं, मुल्क को अनाज पैदा करके देने वाले, ये करें भी तो क्या करें, इनके पास आप बताएं आपने ऑप्शन क्या छोड़ी है, जिन्हें किसी बड़े ओहदेदार के एक फ़ैसले ने इन मुश्किलात का शिकार कर दी है। देखिए ना, अगर हुकूमत ने इजाफी गंदम दरामद ना की होती तो यकीनी तौर पे किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू हो चुकी होती, लेकिन हुकूमत के पास गंदम इतनी वाफिर मिकदार में है कि अब वो किसानों से गंदम कैसे खरीदे। सीधा सा मामला है ये, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हुआ कैसे, ये समझा दे कोई, कि समझ तो आ रहा है कि मसला है क्या, लेकिन इस मसले को क्रिएट कैसे किया गया। तहकीकात में जो जिम्मेदार होंगे उनका तयन हो तो फिर उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। जिन्होंने बैठे बिठाए इतना बड़ा बहरान पैदा कर दिया, और क्या सोच कर पैदा कर दिया, कुछ सोचा ही होगा ना, जारी बात है। मुल्क के खजाने का जो नुकसान किया है कुछ सोच समझ के किया होगा ना। किसानों को अलग से परेशानी का शिकार किया हुआ बेचारों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उस शख्स को जिसने ये अपनी पता नहीं कौन सी फिलॉसफी झाड़ी, ये एहसान फरामोशी है, और एहसान फरामोशी ऐसे है कि क्या इन्हें नहीं पता कि इनके घर पकने वाली जो रोटी है वो किसकी मेहनत की वजह से पकती है। यही किसान है जो मट्टी के साथ मट्टी होकर हमारी खुराक उगाता है, अपना आराम अपना सुकून कुर्बान करता है, धूप में काम करता है, खून पसीना बहाकर हमें अनाज और जो दूसरी हमारी फसलें वो उगा कर देता है। यही लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं उस किसान को, बदले में उसे क्या मिलता है? उसके लिए अपनी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुआ है, और हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती कि जब किसान मायूस और बदहाल होगा, जब किसान परेशान होगा, किसान मसाइल का शिकार होगा, तो हमारी ज़रात अल्लाह के बंदों कहाँ जाएगी? और हुकूमत को किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने होंगे, वक्त नहीं ज़ाया करना होगा, नहीं है वक्त ज़ाया करने के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम जो है वो उसके साथ ही जुड़ा होता है। सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद आना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी सियासी इस्तेहकाम आए ना आए, लेकिन सड़कों पर आने की बातें ज़रूर हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ जो कि पहले दिन से इंतखाबात को नहीं मान रहे, नताइज को नहीं मान रही। और हैरान कुन बात इसमें यह है कि यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ एक पेज पर दिखाई देते हैं। असद कैसर साहब ने उनको एहतजाज में शिरकत की दावत भी दी है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जी जो वज़ीर आला KP के हैं गंडापुर साहब, वो खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, डील के हवाले से उनको ताने भी दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज की दावत भी दी जा रही है। मुज़ाकरात के हवाले से बातें होती हैं, डील के हवाले से बातें होती हैं, यहाँ तक बात की जाती है कि जो बानी चेयरमैन है PTI के, वो बात किससे करना चाहते हैं, हुकूमत से बात नहीं करना चाहते तो किससे बात करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही इस तरह की तनकीद भी आ जाती है कि पता नहीं चलता कि बात करना भी कुछ आता है या नहीं करना चाहता है। मेरे साथ नईम पंजोता साहब और एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से एहतशाम साहब, नईम साहब से शुरू करना चाहूँगी। नईम साहब, ये ज़रा बताइएगा कि समझ नहीं आती है कि कोई आकर क्या बात करता है, दूसरा बंदा आपकी पार्टी का कोई और बात करता है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि असल में जो बात आ रही है बानी चेयरमैन की तरफ से वो बात होती क्या है। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब के हवाले से मनसूब की खबर के वो किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी सदाकत नहीं है। उन्होंने 3 रुकनी जो कमेटी बनाई है, ओवरऑल जो ये बात की जा रही थी कि वो कोई बात करें, बैठें या किसी चीज़ के ऊपर बैठ के एक लाअमल हो कि क्या आप चाहते हैं और कैसे आप मुल्क को आगे जो है इस सूरत हाल के अंदर लेकर जा सकते हैं, तो उस मामले के हवाले से उन्होंने ज़रूर कहा। अब देखें, इसके अंदर जो चीज़ें देखने वाली हैं वो क्या है, वो देखने वाली ये है कि इस वक्त जो है मैंडेट छीना गया है आवाम का, और वो मैंडेट जब तक वापस नहीं किया जाएगा कोई भी कैसी बात आगे बढ़ सकती है। इसी तरह अगर आप देख लें तो इमरान खान की जो सारी ज़िंदगी है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो। तो एक बंदा जो कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ता रहा है, उसके ऊपर बेशुमार मुकदमात बना दिए गए। आज आप देखें तो मैंने एक ट्वीट किया था कल
कि तोशा खाना के रिलेटेड चौथा मुकदमा जो है वो नैब ने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हम देखते थे कि कोई किसी का एक जुर्म होता है, अगर कोई बंदा एक बंदे को मर्डर ही करता है, कोई बंदा अगर किसी के साथ कोई ज्यादती करता है तो उसके ऊपर हमेशा कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई होती है, वो एक होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, इलेक्शन कमीशन ने एक अलग उस वक्त जो है कंप्लेंट दर्ज करने का कहा था जब खान साहब को 3 साल सजा सुनाई गई थी। एक नैब के अंदर तोशा खाना का केस चला जिसमें 14 साल सजा हो गई। अब देखें फिर एक केस जो है वो स्टार्ट हो गया तोशा खाना के रिलेटेड, और आप ये देख लें कि जब 17 साल सजा एक मुकदमे के अंदर सुनाई गई है तो उस वक्त तक अभी तक रियासत जो है उसको तसल्ली नहीं, और वो मजीद मुकदमात बनाने के दर पे है कि किसी सूरत वो अपनी बात से, अपनी मौक़िफ़ से वो पीछे हटें, डील करें या जो भी रास्ता इख्तियार करें, बाहर चले जाएं, जो भी करें तो वो हमारे साथ बैठें और इस बात के ऊपर आग। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप किसी के घर लूट के और बाहर सड़क के ऊपर खड़े होकर कहेंगे कि मुझे मेरे साथ बैठ के बात कर लो, तो वो तो ये कहेगा ना कि जो पहला माल मेरा लूटा है वो तो वापस करो ना, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। देखिए बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें हैं फिजा। देखें जब तक क्लैरिटी ना आए ना, पॉलिसी में ना आए, पार्टी के अंदर हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने दिनों से बातें चल रही हैं कि आप पहले हर बंदा आके कहता है मेरी खान साहब से ये बात हुई, मुझे उन्हें नहीं कहा, कल दूसरा कोई और कहता है और ये समझ लेते कि बात एक्चुअली हुई क्या हुई। अच्छा, इसमें भी फिर देखें कंट्राडिक्शन। कल को ये खबर ना आ जाए कि वहाँ से बात आती कुछ और थी और आगे कुछ और होती। देखिए ये रऊफ हसन साहब ने ये बात कही कि जी बातचीत जो है ना किसी से नहीं हो रही, फिर फाइनली आपने देखा जिस अंदाज से बात आई इनके लीडरों की तरफ से, उन्होंने कहा जी कोई बातचीत नहीं हो रही। हलीमा बाजी जो है उन्होंने कहा बातचीत के लिए हमें कहा क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ना इस वक्त सूरत हाल के केपी कन्फ्यूजन इतना, केपी जो पीटीआई ना उसने हाईजैक कर लिया पूरी पार्टी को। अभी आप तीनों लोग जो आपने रखे हैं देखें बातचीत के लिए, उमर अयूब केपी से ताल्लुक है, शिबली फराज का ताल्लुक उधर से है, गंडापुर का उधर से है। उसके बाद देख लें पंजाब में शेख वकास है और बड़े सारे लोग हैं। भाई आप ये क्यों आपने किया? चलें सर ये भी तो कह सकते हैं ना कि अभी इस टाइम पे हुकूमत ही उनकी केपी में है ना। नहीं तो बंदे तो इस टाइम पे तो अभी खान साहब वाली हैसियत गंडापुर की है ना, जो एक सूबे के वजीर आला तो बने हुए एटलीस्ट। नहीं देखें मतलब पार्टी में इस टाइम विनिंग पोजीशन में वजीर आला केपी के ही है ना, अगर देखा जाए। आपकी देखें जिन्होंने सफरिंग भी है, सब कुछ है, पंजाब के आपके लोग हैं, वो नहीं लाए जा। मेरा अपना ख्याल है देखें जो बात समझने वाली कि आप और मैं जो कहते रहे ना कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इस्तेकाम आएगा, तवक्को थी वो नहीं आया, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया। अमेरिका, चाइना, रशिया, सऊदी अरब ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज हो गया, हुकूमतें और मामलात आगे चलना शुरू हो गए। चलते हैं नहीं चलते, लेकिन कहा जा रहा है 2 साल चलेंगे। SIFC बड़ी मजबूती से काम कर रही है, 2 भाई में इख्तलाफ भी है, शहबाज में, नवाज शरीफ अपनी जगह। असल मसला जो है ना मेरा ख्याल है, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है पीटीआई को जो बड़ा नुकसान हो रहा है, देखिए इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से लोग आए भी हैं, लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट होना चाहिए ना कि कोई मैसेज बनना चाहे, एक जुबान हो के बात सके। फिर ये कि नहीं क्लैरिटी की जी बात करनी है नहीं करनी, किससे अभी पहले कहते सियासतदानों से बात नहीं करनी, सिर्फ हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, फिर आया 2 लोगों से करेंगे, अब कहा जा रही है मौलवियों से भी करेंगे, सबसे करेंगे। उधर से देखें जो सख्त बातें आ रही हैं, प्रोफेसर अपना गफूर हैदरी साहब JUI के, वो कहते हैं कि जब तक अपने रवैयों पर माफ़ी नहीं मांगते, जिस तरह की शर्मनाक इनके रवैये थे, हम नहीं बात करेंगे, असद कैसर से दोबारा हम नहीं मिलेंगे। तो सवाल है, मुझे तो ज़ाती तौर पे लग रहा है लूज़र तो ये बनने हैं। ये पार्टी को अपने ऑर्गेनाइज करें और बंदे 1-2 रखें बोलने के लिए, इतने लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? इतने स्पोक्समैन जब इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अल्टीमेटली अच्छा, वैसे इनसे मेरिट पे बात करेंगे। नईम साहब से इतना गिला इसलिए नहीं बनता है कि ये वकील थे और फिर वहाँ से ये सियासत में आए, और सबका राइट होता है। वो जो पुराने मंझे हुए लोग हैं PTI के, जो इतने सालों से सियासत करते आ रहे हैं, गलतियां उस साइड से हो रही हैं, या आप जैसे जो वुकला हैं उन पे भी एक वो डाल दिया जाता है मलबा कि वुकला ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। ये भी अंदर एक आपकी लड़ाई है ना कि जो पुराने सियासतदान हैं वो आप लोगों से इनसिक्योर हो रहे हैं वुकला से। देखें पहली बात तो ये है कि ये सारा फोकस जो है ना मीडिया का भी इस बात के ऊपर होता है कि देखें जी कि कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन बन रहा है, कौन जो है वो उसको चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है, कौन जो है उसके बारे में PTI में बात हो रही है। ये वैसे बड़ा मामला था ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। नहीं, अगर शेर अफजल मरहबा बाकी बन जाते। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा मामला है ना वो मुल्क के अंदर कानून की बालिदस्ती का है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो आइन की पामाली हो गई है उसके ऊपर मामला है। मैं ये समझता हूँ कि जो आज तक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ये पिछले आपने देखी हैं महीनों में, जो वो हुई हैं, वो मामला सबसे बड़ा है। आज लोग इंसाफ के लिए अदालतों में फिर रहे हैं और कोई 24 लाख के करीब मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है, तो वो कब वो हल होंगे?
आज 6 जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर उसमें क्या देख रहे हैं आप आगे वैसे बात? देखें उसमें जिस तरह से रिमार्क्स और जिस तरह से बेंच कंस्टिट्यूट किया गया है, जिस तरह से वो समाअत हो रही है, मैं नहीं समझ रहा कि कोई जो है कोई अदलिया की आज़ादी के लिए कोई स्टेप इस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि दौरान समाअत जो रिमार्क्स दिए गए थे काजी फाइज साहब की तरफ से वो बड़े अहम थे। उन्होंने कहा जी कि ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और ना यहाँ पर बैठे हुए किसी और शख्स के पास जादू की छड़ी है कि वो अदलिया को आज़ाद करवाए। पहली बात तो ये है कि जब आप तक ये मामला सारा पहुँचा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज तक जो है मुझे कोई शिकायत ही नहीं मिली? आप कैसे कह सकते हैं कि किसी जगह के ऊपर कोई हैरासमेंट, कोई मुदाखलत हुई नहीं है? आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, हर जगह के ऊपर, चाहे लोअर जुडिशरी हो, वो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि हरासा किया जा रहा है, लोगों के जो जजेस हैं उनको उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो आप कैसे आंखें बंद कर चलें? ठीक है, आप अदलिया के साथ नहीं खड़े हो रहे, आपको ये तो देखना होगा कि जो रिजर्व सीटें हैं वो किसका हक थी। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 सीटें उसमें तो आप लोग भी तो गलती है ना नईम साहब। देखिए अब देखें, पहली बात तो ये है नहीं, जितनी होगी उतनी तो माननी चाहिए अपनों को। आपको लगता है उसमें आपकी भी गलती थी रिजर्व सीटों का जो मामला था? देखें, पहली बात तो ये है कि मामला छिड़ा कहाँ से था, वहां पर कोई बात नहीं करता कि इंटर पार्टी इलेक्शन की बात हुई थी। अब वही जो आपके साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया आपको पता है ना, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के मूड में नहीं है, लिहाजा इसलिए इस्तीफों का मशवरा दिया गया है। मतलब अगर साहिबजादा हामिद साहब ये कहें कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के मूड में नहीं है तो इसका क्या मतलब? देखिए ये जो अभी बात करने वाले थे ना, मैं इनकी 179 इन्होंने कहा है पार्टियों के आगे से, मैं जो आप यही कहना चाह रहे हैं कि उनका इंटर पार्टी इलेक्शन, उनका किसी का इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं ठीक हुआ और हमने अपने आइन के मुताबिक 3 दफा करवाया जानबूझकर। आज भी देखिए इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा है ना, इंटर पार्टी 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह एक ड्रामा किया इलेक्शन का, तो अभी वो हमारे निशान के ऊपर भी फिर वो हमें नोटिस भिजवाया गया, नोटिस के अंदर कुछ नहीं बताया गया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट। अब दोबारा उन्होंने कहा जी साथ आपकी दूसरी, अदरवाइज दूसरे ऐसे ही होते हैं, उनको चैलेंज नहीं। देखिए इनके तो जो इलेक्शन हुए थे इंटर पार्टी, उसको चैलेंज किया गया, आपके लोग गए गलत या सही, उनका आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। नून वाले घर बैठाए बैठे बन जाते हैं, पीपल्स पार्टी JUI ऐसे ही बंद। आपकी इस हवाले से देखा जाए तो आपके लिए मुश्किल थी कि आप उसको टैकल करते तरीके से आपने नहीं किया। आपने चमकनी में जाके वो पता नहीं पेशावर के पास जाके 1 2 3 किया, इसको बना दो, इसको छोड़, उसने दैट। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को ऑफर दी थी कि मिलकर हुकूमत बना लीजिए हुकूमत बनने से पहले? तो अगर तब बना ली जाती तो वो सही था, आज पछतावा होता है, या गलती थी? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है ना कि मैं यही पहले भी गुजारिश की है कि कोई अगर डाकू जो है वो आपको लूटेगा और फिर सड़क के ऊपर खड़ा होकर कहेगा जाए जी हम मिलकर बैठकर हुकूमत बनाते हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे ना कि मेरा जो है वो सामान वापस करो। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी का अगर कंडक्ट देखा जाए तो जिस तरह से उनको भी सीटें जितवा कर दी गई हैं, हम तो पहली बात हमारी ये थी कि हमारी सीटें जो हमारा हक है वो दी जाएँ, और जब हमारी मेजॉरिटी बनती है तो हमें तो किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं थी। मेजॉरिटी में हम जीते हैं, हमारी तो हुकूमत थी और हमने कुर्बान इसलिए उस वक्त की क्योंकि हम चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ हो मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क आज़ाद हो। ये जो बाहर से ताकतें आती हैं, प्रेशराइज करती हैं, हमारे कामों में, हमारे मामलात में मुदाखलत करती हैं, मुदाखलत बंद हो। हमने तो उस मुदाखलत को बंद किया, हमने इस कौम को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी और आज भी हम जेल में पड़े। कल डॉक्टर हुमायूं यहीं पे बैठे हुए थे मेरे साथ प्रोग्राम में, और मिर्जा इख्तियार बेग साहब कराची से वो हमारे साथ थे, DSNG पे थे। तो मुझे उन्होंने यहाँ बैठ के बोला डॉक्टर हुमायूं साहब ने कि सारे इलेक्शन जी, मतलब मैंने कहा फिर 2018 में आप भी सिलेक्ट हुए थे, आपके मुखालिफिन सिलेक्टेड के ताने मारते थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी सारे इलेक्शन इस तरह हुए थे, 1971 से शुरू हो जाए अब तक आ जाए। तो इसका मतलब है कि 2018 में आपको जो सिलेक्टेड के ताने दिए जाते थे तब यही मुखालिफिन अब जो हुकूमत में है तो ये कहते थे कि आप लोग सिलेक्ट हुए। ये तो कोई भी हारने वाला नहीं मानता। परसों की असेंबली में आप तकरीर सुन रहे, उन्होंने क्या कहा था, वो ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं, उन्होंने कहा 2018 का इलेक्शन भी रिग्ड था और 2024 का भी रिग्ड था। तो वो आप ये अगर ये कहेंगे जी हमारा मैंडेट, तो ये तो 12 इलेक्शन हुए इस मुल्क में, सारे के सारे हैं, मुतनाज़ हैं, कोई भी उसको तैयार नहीं मानने के लिए। तो आपके लिए कोई, और जब उस टाइम की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जब कहा जाता था कि जी खान साहब एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, उस हवाले से मुखालिफिन क्या बात करते थे, मेरे को दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना। तो जो भी जीतने वाला होता है, हारने वाला उस पर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, इसलिए उस इल्जाम की भी अहमियत नहीं रहती। देखिए अब जब इंतखाबी इस्लाहत की बात हुई थी, बानी PTI से कहा गया था ना सबसे बैठ के मिलकर आप बात करें, उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। क्या हुआ? अगर वो जो तैयार प्लान करके लेके आए EVM मशीन का, लोगों को कन्विंस करते उस पे हो जाना। अब एक सवाल है कि आप किसी से तो बात करेंगे ना, फिर आप किससे बात करेंगे? शहरियार अफरीदी साहब ने जो कहा फिर वो बात करेंगे, फिर आपकी बात आप करना चाहते हैं, दूसरे भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं?
नहीं, देखें, जो पहली बात की जा रही थी ना कि 2018 के अंदर इलेक्शन इस तरह से हुए थे, तो उस वक्त मुझे कोई ऐसी एविडेंस दिखा दें जहाँ पर लोगों से पेपर छीने गए हों, जहाँ पर लोगों के पेपर जानबूझकर रिजेक्ट किए गए हों, जहाँ पर लोग अगर किसी मुकदमे में कैद हैं तो उनके पेपर रिजेक्ट करके उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया गया हो, जहाँ पर लोग जो है वो गायब होने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर से किसी जगह पे पहाड़ी इलाके में बैठे हों और वहाँ से उन्होंने पेपर जो है अपने करवाने के लिए जो है वो दरख्वास्त दी और उनके एक्सेप्ट। आपके सामने मिसालें, कासम सूरी है, परवेज़ इलाही साहब हैं, उनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। आप मुझे ये बता दें कि जिस तरह पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली की गई, जहाँ पर डब्बे तोड़कर वहाँ पर पेपर्स डाले जा रहे थे, आप मुझे ये दिखा दें कि किसी जगह के ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक 2018 में कोई बंदा जीता हुआ था और हमने कहा हो कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं, उधर बात करें, हम तो बात ही नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप एक जो गिला कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सदाकत है, आप साबित कहाँ करेंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म बताएं ना, कहाँ साबित करेंगे? टॉक शोज में बात करके कोई भी साबित नहीं कर सकता कुछ भी। 2018 में जब आप लोगों को सिलेक्टेड कहा जाता था, आप लोगों ने मजे से हुकूमत की, कोई तो नहीं माना ना कि हम सिलेक्टेड हैं। इसी तरह आज वो लोग हुकूमत में, वो कहते हैं आप साबित करके दिखा दें। इल्जाम तो तब तक इल्जाम ही रहता है जब तक साबित ना हो ना। आसान तरीके है ना जी, कोई 3 हल्के हैं। मैंने तो अगले दिन भी कहा कि आप मरीम नवाज साहबा को ही या शहबाज शरीफ को या जो इनका जो ये समझते हैं क्रेडिबल है उसको लेकर आ जाएं, 3 हल्के सामने रख लें और इलेक्शन कमीशन में सामने बैठ जाएं। जब इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट से उधर गए, उधर से उन्होंने कहा जी कि ट्राइब्यूनल में जाएं। तो कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिंगर ऑन करने के लिए सारा प्रोसेस है। अदरवाइज जो है ये अदारे, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है ना, उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ क्लियर करके रख दी है कि एजेंसियां जो है तमाम मामलात में मुदाखलत करती हैं और अपनी मर्जी से जब हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान को, जब लॉयर जुडिशरी के जजेस को डराया जाता है, धमकाया जाता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हर बात एजेंसीज पे आप लोग जो डाल देते हैं, सियासतदानों का कोई कसूर नहीं होता है। शाम साहब, सियासतदानों का कसूर ये होता है, इसमें देखें बानी पीटीआई को दे लेना, वो क्या कहा करते थे एजेंसियों के बारे में, फोन टेप करते हैं तो क्या हुआ, टैप करते हैं, मेरा भी होता है, ये तो आपके मेरी भलाई के लिए करते हैं, ये रिकॉर्ड की बातें। और तब को उनका ये भी बयान था कि आर्मी चीफ जो होता है कौम का बाप होता है, कौम का बाप होता है। और फिर इसके साथ साथ फिर उसी बाप के बारे में, जो कौम का बाप होता है, उसके बारे में आप लोगों की पार्टी फिर क्या कुछ करती रही ट्विटर पर, सोशल मीडिया? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि कौम के बात की अगर उन्होंने बात की है तो उसको देखेंगे किस सेंस में की है, किस सेंस में की है कि अगर आर्मी जो है हमारे बाप कहना तो अच्छी बात ही होती है, हमारे सेंस तो होती नहीं है, रिस्पेक्ट ही होती है ना बात की। देखें, नौजवान है, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं, तो फिर आप अपने बाप के पीछे पड़ जाते हैं, होता है कभी। देखें, अगर बाप जो है वो अपनी हदूद में नहीं रहेगा और वो काम करेगा जो उसकी ड्यूटी नहीं है, अब आर्मी चीफ हो या कोई भी आर्मी के रिलेटेड मामला हो, तो उनका क्या काम है कि जुडिशरी के काम के अंदर मुदाखलत करना, एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर मुदाखलत करना। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव का नहीं बनता या पुलिस वाला अब नंगा होकर खड़ा हो जाए चीफ जस्टिस के सामने, तो वो देखिए बहुत से मामलात में तो मेरे ख्याल से उस बाप को खुद आना पड़ता है। जब हमने कर्ज लेना होता है तो गारंटी फिर किससे मांगी जा रही होती है? तो शाम साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बताएं, अभी सैलाब आ जाए, कोई मसला हो जाए तो जी फौज को बुलाएं, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा होता, बारिश का पानी नहीं साफ हो रहा होता, हर जगह पे फौज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़ी होती है मुल्क के सारे मसाइल हल करने के लिए। इवन जब आपने कर्जा लेना होता है, आपने पैसे लेने होते हैं, तो शाम साहब आप जरा इस पे रोशनी डालें। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको दुनिया का कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब बानी पीटीआई ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया था और वहां से पैसा आना बंद हो गया था, तो फिर किसकी गारंटी थी? जाके गारंटी नहीं, खुद कौन गया था? जब भाजपा गए थे वहां से बाप वाला किरदार अदा किया था। देखिए, दो बातें अगर इजाजत दें, देखिए मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ फिजा कि देखिए जो बहुत सारे लोगों को जो उनकी हमदर्दी है, इन नुकसान जो पार्टी को हो रहा है, अभी आप देख लें 2-3 दिन पहले जो मरवत साहब ने, बल्कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के बारे में बयान दिया था, उन्हें वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा मुझे बानी पीटीआई से डांट पड़ी। अभी जो गंडापुर कहते हैं कि जी हम जो है ना वो कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद में, वहाँ से खबर आती है कि जी उन्होंने डोज कर दिया, बानी पीटीआई ने, ठीक है। वो भाई इस तरह की बातें कभी होती हैं कि आप एक रियासत पे इस तरह चढ़ दौड़े? आपने भी सियासत किया, हुकूमत की है, किस तरह की है? 3 साल मेरा एक सवाल इन्हीं से ना, नईम साहब आपके वाले सवाल को आगे लेके जाएंगे कि जो आपके इस तरह के बयान आ रहे हैं, मरवत साहब को बयान दे दे, कोई भी बयान दे दे, उसका जाहिर बात है मुखालिफिन तो फिर फायदा उठाएंगे, वो मुखालिफ है, जाहिर बात है, वो बयान को उछालेंगे, जैसे आप उनके बयान को उछालेंगे, आपके को उछालेंगे। इसमें आपको नहीं लगता कि आप आगे के लिए मामला अपने मजीद पेचीदा कर रहे हैं? देखिए, बयानात के हवाले से किसी की राय हो सकती है, किसी कोई गलत बयान दे सकता है, उससे गलती हो सकती है और उसकी वो जस्टिफिकेशन खुद दे रहा होता है, गलती मान रहा होता है या कह रहा होता है कि मेरी ज़ाती ओपिनियन थी या मुझे नहीं देना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सॉरी मैं आपकी बात की जा रही है करती हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं या शाम सब कोई भी बात करेंगे ना तो बोल की ही राय कंसिडर होगी, क्योंकि हम बोल के फेसेस हैं। आप ठीक है, आप जब बात करके यहाँ से चले जाएं, अभी कोई बात बयान दे दें यहाँ पे आप मेरे प्रोग्राम में, तो वो बयान
पीटीआई की तरफ से कंसिडर हो रहा होगा ना, क्योंकि नईम पंजोता साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और में क्या होता है, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सकी। देखें, मैं आज कोई बात यहाँ पे कर दूंगी तो वो बोल की तरफ से कंसिडर हो रहा होगा, ये नहीं होगा कि फिजा ने जाती से आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें, मैं अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सॉरी करके वापस आते हैं, जब कहा जाता है कि जी मेरी जाती राय नहीं थी, तो उसके बाद फिर मामला खराब होते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं उस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ और हमारी ये बहस होती भी है और कोर कमेटी के अंदर या हमारी जो स्ट्रेटजी ग्रुप वाली मीटिंग है उसके अंदर हम ये बात ज़ेरे गौर लाते हैं और उसके ऊपर तनबीह की जाती है कि जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारी बात है, वो देखा करें। उसके फायदा है कि अगला बयान कोई और अगला बयान नहीं, देखें वो तो बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए और अगर डिसिप्लिन कोई वायलेट करता है, इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि खान साहब अंदर हैं, तो कोई भी किसी के खिलाफ भी अगर कोई गलत बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन, और ऐसे बयान का धुआंधार सिलसिला जारी रहेगा तो वो फिर अंदर ही रहेंगे ना। देखें उस धुआंधार सिलसिले का अब उन्होंने उसके ऊपर जो है वो अपना बयान जो है वो दे दिया कि सऊदी अरेबिया के हवाले से जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस रवायत को बदले। आपके जमाने में पीटीआई ने कितने नून के लोगों को अंदर किया कि नहीं, पीपल्स पार्टी को अंदर किया कि नहीं? राना सनाउल्लाह साहब का कभी आप उनसे जरा सुन लें 20 किलो की आपने रोड शख्स पे डाली, अब आप कहते नहीं हमने नहीं डाली, किसी और ने डाली। अब आपके भी कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के कहते हैं कि आपसे भी गलतियां हुई थी, समझबूझ रखने वाले लोग हैं, आप भी बैठते हैं ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के साथ, वो कहते हैं कि ये गलत हुआ था आपके दौर में भी। देखें पहली बात वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, शहजाद अकबर साहब आज कहाँ हैं? देखें शहजाद अकबर साहब अभी आ जाएं अगर मुल्क के अंदर कानून हो, तो बाकी रहनुमा भी हमारे फ़ौरन आ जाएं अगर मुल्क के अंदर कानून हो। आज जो हमारे अपोजिशन लीडर के लिए आपके सामने है कि नाम उस वक्त था मियां असलम इकबाल का, तो वो नहीं जा सके पंजाब में। क्यों नहीं जा सके? वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सके क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पुलिस पहुँचेगी, उठा लेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और कहेंगे कि पीटीआई से लातलकी करो, 9 मई के ऊपर मजम्मत करो, इस पार्टी को ज्वाइन करो तो तुम्हारे गुनाह भी सारे ख़त्म हो गए, तुम्हारे केसेस भी ख़त्म हो गए और तुम बरी ज़िम्मा हो गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुल्क के अंदर कानून ना हो तो डेफिनेटली हर बंदा उस हिसाब से चलता है। बाकी शहजाद अकबर साथ खड़ा है, बयान दे रहा है, हमारे हक में दे रहा है, बोल रहा है, हर जगह के ऊपर बोल रहा है। दूसरी बात ये रह गई जो ये की जा रही है कि चलिए ब्रेक का काजल है, दूसरी बात यहीं से शुरू करते हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एहतिशाम साहब और नईम पंजोता साहब। अच्छा, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन एक बयान ये था कि जो हामिद रज़ा साहब, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि जी इस्तीफ़ों का मशवरा इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पार्टी है पीटीआई वो एहतजाज के मूड में नहीं लगती है। पार्टी कह रही है जी हम एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना साहब को भी दावत दी जा रही है, उन पर तनकीद भी करे गंडापुर साहब, वो एक अलग बात है। और फिर इधर से इस तरह का बयान आ जाना, वो भी साहिबजादा हामिद रज़ा का, कि इनका एहतजाज का मूड नहीं है। ये इस बयान को मतलब आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी क्या कहती है इस बयान पे? और इस्तीफों का मशवरा देना, पहले जब आपको याद है आपने पंजाब और केपी के असम्बलियां खुद तोड़ी थी तो उसका आपको नुकसान हुआ था, फायदा तो नहीं हुआ था। अब आपको जो इस्तीफे का मशवरा दे रहा है वो आपकी पार्टी, मुझे समझ नहीं आ रही उस चीज़ की। देखिए पहली बात तो यह है कि जब पहले असम्बलियां तोड़ी गई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो होना था। और आपको पहले दिन से यकीन था कि नहीं होगा? नहीं, देखें क्यों, ऐसा कोई यकीन नहीं था। जब आप आइन को ही पैरों तले रोन दें तो फिर आप कहें हम तो हमें तो ये याद है कि आपकी पार्टी को यकीन था कि 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा, फिर भी असम्बलियां तोड़ी। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल यकीन था कि 90 दिन के अंदर होगा और जो है हम तो उसके ऊपर आवाज उठाते रहे, हम तो बोलते रहे कि 90 दिन के अंदर। और आपको ये भी पता था कि हमने फिर आवाज उठानी जब नहीं होगा तो? बिल्कुल आवाज उठाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास कोई पहले से। चले फिर अब भी इस्तीफे दे रहे हैं, मशवरा पे अमल कर रहे हैं। देखिए हामिद रज़ा साहब से रात भी हम बैठे हुए थे चाय पे और हर रोज ही हमारी नशिस्त होती है, 2-3 घंटे हम इकट्ठे होते हैं। अली गंडापुर साहब भी थे, परसों हम बैठे रहे। अच्छा, तो क्या बताएं कुछ अहवाल उस नशिस्त का? 3-4 बजे तक बैठे रहे। तो हामिद रज़ा साहब ने ये बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि मेरी एक राय है कि इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन वो मेरी राय है, मैंने ट्वीट किया। अब उनकी राय जो है वो उसको, यही बात हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि आपकी राय, उनकी राय, मेरी राय, जब आप एक पार्टी को या किसी, चले ठीक है उनकी राय है ना जी, वो ठीक है, उन्होंने अपना कहा, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि उनकी राय है, उनकी राय है। और वो एहतजाज की बात रही, जहाँ तक आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि इस पे बात भी वो, मतलब ये राय कैसे हो सकती है? देखिए राय बिल्कुल नहीं, ये सोच समझ के बयान दिया गया और सबको जानना चाहिए कि हामिद रज़ा साहब कौन है। और फिर जिस अंदाज से इन्होंने गलती की, मैं नहीं, इनके मुखालफिन के, इनके करीबी लोग भी कहते हैं कि कहाँ जाना चाहिए था, किन से हाथ मिलाना चाहिए था, नहीं हुआ, नुकसान इनको। देखिए फिजा, लोग कहते हैं गलतियां जो है ना वो भांज नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती है, एक के बाद दूसरी गलती होती है। तो होना ये चाहिए था कि अपनी गलतियों से लर्न करें, आगे चलें। अभी कितना नुकसान हो चुका है,
लेकिन सवाल है कि अब जिन बंदे को साथ फजल रहमान साहब को लेके जाना चाहते हैं, उनके लोगों ने सख्त बयान दिए कि भाई आप तो हमें इजराइल का एजेंट कहते थे, क्या कहते थे। अब इतनी बातें की है, मेरा ख्याल है बेहतर था कि जो पीपल्स पार्टी ने इनको ध्यानदारी से मशवरा दिया था, आए हमारे साथ मिले, हुकूमत करते। वो तो वही गंडापुर सामने तो उनके मौक़िफ़ की तायीद दी ना कि तरदीद का, उन्होंने कहा कि वो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि उनके साथ भी हैंड हो गया। देखिए, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे नहीं, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ ही हुआ सिर्फ। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं तो हम ताउन के लिए तैयार हैं KPK में। मुझे समझ नहीं आ रही कि गंडापुर साहब ने बेसिकली मौलाना साहब को जवाब दे के ये हमदर्दी का इज़हार किया, क्या किया, तंज किया। देखिए, माजर के साथ क्यों लोग सुसाइडल बॉम्बर उनको कहते हैं, किसी वक्त कुछ भी मुंह कह सकते हैं और फिर ही कैन गेट अवे विद इट। भाई सवाल है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन देने के बाद नहीं, आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये छोटे छोटे तो बयानबाजी से कितना नुकसान होता है। अभी देखें बानी PTI, अभी इन्होंने जिक्र किया ना असम्बलियों को जाने का। जब बानी PTI से सवाल पूछा गया कि कितनी बड़ी गलती हुई है, आप सेंटर से गए, आपने KP छोड़ा, आपने पंजाब से इस्तीफा दिया, तो उनका रिकॉर्ड पे बयान है। उन्होंने कहा मुझे रोज़ राना सनाउल्लाह बाकी लोग कहते थे आप आज रिज़ाइन करें, अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे। तो भाई राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने आगे से कहा कि आप अहमक है, मैं तो अहमक नहीं हूँ। मतलब सियासत है, बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। यहाँ पे जिसको कहते हैं मोरालिटी कोई चीज़ नहीं होती, गलतियों से सीखना चाहिए अपने लोगों के साथ। और फिर ये कि मुसलसल आप कह रहे हैं कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। भाई जैसे आप जीत के आए वैसे PML पीपल्स पार्टी जीत के आई, भले आप उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन आप ये कि ये जो डेडलॉक है अगर यही रहता है फिर आगे क्या देखते हैं? देखें, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो अवाम है, ये मुल्क है, ये सड़कों पे आएगा, क्योंकि जो तरीकाकार अपनाया गया है अब आपके मतलब पास ये मुल्क अवाम सड़कों पर आ जाएगी जिससे पहले सब कह रहे आ जाए, कोई हाल नहीं। देखें उसमें क्या होगा, मुल्क में इस्तेकाम आएगा। तो क्या आप समझते हैं कि डाके के बाद चोरों को बिठा के इस्तेकाम आएगा? सबसे पहले उन चोरों को हटाया जाए, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो हुकूमत चलाए, वो इस्तेकाम लेकर आएगा। जो हुकूमत जो है अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि आप लोग आपस में अपने मामला सही नहीं कर रहे, आपकी पार्टी में इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं, मुतजाद बयान आते हैं, आप लोग अवाम को भी कंफ्यूज रखते हैं ना। अगर आप हुकूमत में होते तो, अगर आ जाते हुकूमत में, चले 1 मिनट के लिए बंदा सोच लेता है शायद आपकी हुकूमत होती, तो इस टाइम पे इतने मुतजाद बयान के साथ इतनी अंदर आप लोगों के जो एक पार्टी के अंदर एक फाइट चल रही है, कैसे चलाते हुकूमत? अवाम भी कंफ्यूज होती, कभी कोई आके क्या कह देता, दूसरा कहता नहीं ये नहीं वो नहीं, बाद में कहते थे मेरा जाती बयान था। देखें, पहली बात तो है हमारा लीडर अंदर है और इख्तलाफ हर पार्टी में, और बाहर हर बंदा छोटा मोटा लीडर बना हुआ है, हर बंदा आपकी पार्टी का लीडर बना हुआ है। देखें आप PMLN है, उसके अंदर इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ एक और ग्रुप है, जो शहबाज शरीफ है वो एक और ग्रुप है, और वो अंदर चल रही है। ब्यूटी देखें, इसके बावजूद मामला चला रहे हैं ना, हुकूमत चला रहे हैं ना। देखें, जब आप करप्ट होते हैं ना तो फिर आप किसी जगह के ऊपर आके आप बैठ जाते हैं। आज आप करप्ट कह रहे हैं। आप लोगों ने अपने दौरे को चल, एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल है आप लोगों ने करप्शन का नहीं कह सकते कि इमरान खान आपने अपने दौरे हुकूमत में, तब आप तो खैर PTI के साथ नहीं थे ना, आप तो आए बाद में जब मुश्किल टाइम स्टार्ट हुआ 2018 में जब PTI की हुकूमत थी। अक्सर नैब के जो केसेस थे, जिसको पकड़ा, किसी पर प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, होमवर्क नहीं होता था, तैयारी नहीं होती थी, और वो एंड में विक्ट्री साइन बना के बाहर चला जाता था बंदा। इतने दिन भी जाया होते थे, इतने महीने उसको बंद रखा जाता था, वो एक अलग कहानी होती थी। किसी पे करप्शन साबित कर देते। देखें, पकड़ा हुआ था ना सारों को, पकड़ा हुआ था, साबित क्यों नहीं कर सके? पकड़ा हुआ था, इनको सजाएं हुई हैं, इनकी सजाएं जो हैं वो माफ करवाई गई हैं, इनके केसेस खत्म करवाए गए हैं, इन्होंने गाड़ियां ली, वो गाड़ी को कोई हिसाब नहीं किया, माफ की गई, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का कोई हिसाब नहीं दिया। ये कैसे बरी कोई बताए, किसी केस में बताए को माफ हुई है केस? देखें, कोई एक केस मुझे बता दें। देखें, ये जो बरी हुए हैं वो भी आपको पता है कि किस तरह से बयानात उसमें दिए गए हैं और कैसे बरी हुए हैं। आज भी उन्होंने एवल फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया। आज भी जो गाड़ियां गुजर जाते, लेकिन बहस चलती रहती बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों को समझ नहीं आती कि जहाँ पे बात खत्म होती है अगले दिन सिचुएशन वहीं पर आ जाती है कि आखिर मामला जो डेडलॉक है उसका हल फिर क्या होगा? बयानात पे बयानात देते चले जाएंगे, क्या होगा? बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहिए। नहीं, देखें, बयानात का हल यही है कि जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसे आने दिया जाए और फिर इंशाल्लाह मुल्क आपका ठीक हो जाएगा। और जो मैंडेट लेके बैठे हैं वो कहते हैं हम साबित करें। हम भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, वो कहते हैं आप लोग टॉक शोज में रहकर बातें करते हैं, वो कहते हैं हमारा मैंडेट है, आप साबित करें। तो हम ले आते हैं फॉर्म 45 आपकी असेंबली में लेकर खड़े हो जाते हैं, किससे साबित और करें? आप फॉर्म 45 से ये एविडेंस करना है। बात है कि रवैयों में तब्दीली नहीं होगी, इनको नुकसान होता रहेगा और वो जिसको कहते हैं एहसास से नुकसान चला जाएगा और उनको बाद में पता चलेगा क्या होगा। चलिए, वक्त भी चला गया और वक्त ही बड़ा कीमती होता है जी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।